मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प शुरू हुई थी, जो आज सुबह इख्तिताम पजीर हुई। और इस झड़प में अभी तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है और पुलिस का दावा है कि इसमें एक फॉरेन मिलिटेंट भी शामिल है। और इन तीनों मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू का निफाज भी अमल में लाया गया है। हाँ, कुछ एक इलाकों में जो इमरजेंसीज है वहां पर लोगों को इमरजेंसीज के तहत आने और जाने की इजाजत दी जा रही है। दरअसल रात देर गए फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि पुलवामा के जो न्यू कॉलोनी है, जो कि बिल्कुल मेन टाउन के आसपास ही है, और यहां पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की फोर्सेस को इत्तला मिली थी, जिसके फौरन बाद ही फोर्सेस ने इलाके को अपने मुहासरे में लिया। और हस्ब दस्तूर यहां पर भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्सेस, जिसमें फौज भी थी, सीआरपीएफ की टुकड़ी भी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग थी, उन्होंने चारों तरफ से उस इलाके को या उस पॉइंट को घेरे में लिया। और उसके बाद जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे उन्होंने फौज पर फायरिंग की। नतीजा ये कि ये फिर झड़प में तब्दील हुई है और इस झड़प में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। रात के 12 बजे के करीब यहां पर आमना सामना फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुआ। बिलाखिर सुबह खबर यही मिली कि इसमें 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ ही इलाके में आप देख सकते हैं कि कर्फ्यू का समय है। लोग निहायत ही कम सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर फोर्सेस की गाड़ियां तैनात की गई हैं। गाजी खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त पुलवामा से मौजूद है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्फ्यू का जो निफाज है वो क्यों कर यहां पर अमल में लाया गया, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि एनकाउंटर्स होते रहते हैं, लेकिन कर्फ्यू का निफाज अमल में नहीं लाया जाता था। जो ही झड़प खत्म हो जाती थी पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता था और उसके बाद ही जो वहां लोगों की चहल पहल भी देखी जा रही थी। लेकिन यहां एनकाउंटर साइट पर क्या लोग आज भी मामूल के मुताबिक गए हैं या कि फिर यहां पर रिस्ट्रिक्शंस या जो कर्फ्यू है उसका निफाज अमल में लाकर किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हम लगातार कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे गाजी खुर्शीद के साथ राबता होने की और साथ ही साथ जो मुकम्मल तफसीलात है पुलवामा के इस एनकाउंटर के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है उससे हासिल करने के लिए हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे गाजी खुर्शीद से राब्ता करने की, क्योंकि इस झड़प में जो कल रात देर गए यहां पर शुरू हुई थी 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और जो जराए है उनका मानना है कि उनमें से एक मिलिटेंट जो है वो फॉरेन भी हैं और 2 मिलिटेंट्स लोकल बताए जा रहे हैं। गाजी खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजी, जानना चाहेंगे कि आज कर्फ्यू का निफाज यहां पुलवामा के अंदर अमल में लाया गया है, वजूहात क्या है? क्योंकि इससे पहले भी एनकाउंटर होते रहते थे, लेकिन कर्फ्यू का निफाज क्यों कर यहां पर अमल में लाया गया? कहीं ये जो मिलिटेंट्स है ये लोकल तो नहीं है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ आज कर्फ्यू का निफाज अमल में इसलिए लाया गया था क्योंकि ये जो पिछला एनकाउंटर हुआ था पुछल में और पुछल से पहले एनकाउंटर हुआ था हांजन राजपुरा पुलवामा में, वहां कुछ मिसक्रेंट्स आए थे जिन्होंने ये जो ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद आज पुलवामा के मेन टाउन में ये जो डिक्लेयर्ड कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये इस वजह से लगा दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर ये जो सिचुएशन है उसको मेंटेन रखने के लिए कर्फ्यू जैसी सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है। वही इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो इमरजेंसी सर्विसेज देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी सिविलियन या जो भी शहरी टाउन से बाहर या टाउन के अंदर जाना चाहते हैं उनकी जामा तलाशी ली जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ होने के बाद उन्हें टाउन की तरफ जाने की इजाजत मिलती है। वहीं पे अगर इमरजेंसी सर्विस अमल में लाया गया, क्या ये सिर्फ टाउन के अंदर है या इस न्यू कॉलोनी के अंदर है या कि फिर पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका निफाज अमल में लाया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं ये जो कर्फ्यू का निफाज जो अमल में लाया गया वो सिर्फ न्यू कॉलोनी में नहीं बल्कि पूरे टाउन में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है। जो भी अहम राब्ता सड़कें हैं उन अहम राब्ता सड़कों पे खारदार तार लगा दी गई है और पुलिस और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ मेन रास्ते आते हैं, उन सब रास्तों पे ये जो है खारदार तार लगा दी गई है और वहां पे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ होने के बाद ही ये जो है एंटर किया जाता है अगर इमरजेंसी सर्विस हो। इमरजेंसी सर्विस ही को सिर्फ इजाजत मिल रही है पुलवामा में चलने फिरने की। तो बाकी जो सूरत हाल है, अभी ये जो एनकाउंटर है, मैं एनकाउंटर की बात करूं, एनकाउंटर तो क्लोज हो चुका है, लेकिन वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और
ये जो है हालात, ये जो आसपास के जो हालात है, जो मेन टाउन के हालात है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और किसी तरह भी एनकाउंटर में जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, क्या उनकी शनाख्त हुई है? क्योंकि माना जा रहा है कि एक मिलिटेंट फॉरेन भी है और 2 लोकल्स हैं, तो क्या उनकी कोई शनाख्त हुई है अभी तक? किस तंजीम से उनका ताल्लुक था, और अगर लोकल्स हैं तो कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आज का एनकाउंटर हुआ, जो गुज़श्ता शब से ही शुरू हो गया और रात भर वक्फे से गोलीबारी होती रही, और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ये खबर सामने आई कि इसमें 2 मुकामी मिलिटेंट मारे गए, जबकि फिर तीसरे मिलिटेंट की भी खबर सामने आई। लगता है कि गाजी खुर्शीद के साथ राबिता मुनक़ता हो गया, लेकिन यही बात निकलकर सामने आई है कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। फिलहाल गाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के हवाले से। नाज़रीन हमारे जो है इस खबर से बिल्कुल मुत्तला हुए हैं कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। कर्फ्यू का निफाज एहतियाती तौर पर यहाँ पर अमल में लाया गया ताकि कोई अनटूवर्ड इलाके में ना हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हाइपर सेंसिटिव इलाका है पुलवामा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे साउथ कश्मीर के अंदर, और जो सबसे ज्यादा वाक़ात मिलिटेंसी के वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पाए गए हैं। यहाँ तक कि जो आज तक रिक्रूटीज है उसमें भी मिलिटेंटों के सप्पू में जितने भी लोग अभी तक शामिल हुए हैं, तो उसमें पुलवामा का एक बड़ा ग्राफ नजर आ रहा है। तो फिलहाल पुलवामा के बाद बढ़ते हैं श्रीनगर की तरफ, क्योंकि श्रीनगर में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानब से महबूबा मुफ्ती की वालिदा को तलब किया गया था, पूछगछ के लिए तलब किया गया था, और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ऑफिस है। अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन आरा यहाँ पर नहीं पहुंच पाई थी। ज़राए के हवाले से माना जा रहा है कि 11:30 बजे, 11 से 11:30 बजे के आसपास उन्हें यहाँ पहुँचना था, लेकिन अभी 11:38 हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर नहीं आई हुई हैं। क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम सीधे चलते हैं सईद तजुमुल के पास, जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद है श्रीनगर के राजबाग इलाके में, जहां पर ईडी का ऑफिस है। वहां से ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब आ जाएगी महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन आरा यहाँ, और क्या वो आ जाती भी हैं, क्योंकि पार्टी ज़राए के हवाले से इस हवाले से ज़्यादा मालूमात हमें नहीं मिल रही है। सईद तजुमुल हमारे साथ है। तजुमुल, क्या गुलशन आरा ईडी की ऑफिस जिसे तलब किया जा चुका था वहां पर पहुंच गई हैं, या अभी भी उसका इंतजार वहां पर लोग कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में ईडी की तलबी के बाद गुलशन मुफ्ती की आमद का अभी भी इंतजार है, क्योंकि 11 बजे उन्हें यहाँ ईडी में तलब किया गया था, लेकिन अभी तक पार्टी जराए से या अंदरूनी जराए से खबर है कभी ऐसा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें 11 बजे आज तलब किया गया था। महबूबा मुफ्ती कल ही 5 दिन का जम्मू दौरा समेटने के बाद श्रीनगर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद सुबह से लगातार जो इंतजार है कि महबूबा मुफ्ती की वालिदा जो है वो ईडी के इस ऑफिस तक पहुंच जाएंगी, जोनल ऑफिस राजबाग श्रीनगर में। और जब आप मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी इल्जामात की बात करते हैं, तो इससे पहले भी उन्हें जब तलब किया गया था तो कोविड-19 की वजह से उन्होंने कहा था कि वो काफी अलील हैं, और वो अगर ईडी चाहे तो उनके घर पे आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन जम्मू दौरे के बाद ये दूसरी बार होगा कि गुलशन मुफ्ती को आज यहाँ पर तलब किया गया था। ज़राए इब्लाग के तमाम नुमाइंदे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के यहाँ पर तकरीबन 10:30 बजे ही पहुंच गए, और जिसके बाद इंतजार था कि शायद ये गेट खुल जाएगा और महबूबा मुफ्ती की वालिदा जो है अंदर पूछताछ के लिए तशरीफ ले सकती हैं। लेकिन अभी तक ज़राए के हवाले से खबर है कि ना ही इस तरह की गहमा गहमी रियरव्यू में दिख रही है कि वहाँ पर गाड़ियां वगैरह जो है और गेट वगैरह जो है निकलना था, इस तरह का कोई माहौल फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है जो दिन आगे बढ़ेगा और महबूबा मुफ्ती की वालिदा तशरीफ ला सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह के कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती फेयरव्यू से यहाँ तक अपनी वालिदा के साथ लगातार सुबह से जो बातचीत चल रही है और किन मुद्दों को लेकर पूछताछ हो सकती है, अब इंतजार है। और ये गेट जो है ये बिल्कुल बंद है और गेट खुलने का हमें भी इंतजार है। फिलहाल महबूबा मुफ्ती की वालिदा जो है ईडी की तलबी के बाद अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाई है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उन्होंने इनकार किया था उस ग्रुप से मिलने के लिए, उस वक्त से मिलने के लिए, और उसके बाद ही जब गुलशन आरा को तलब किया गया और महबूबा मुफ्ती का मानना था कि ये उससे बदला लिया जा रहा है, तो क्या उसका ही असर है कि अब वो भी अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वजह कि शायद अभी तक जो वक्त मुकर्रर था इसके लिए या आने के लिए वो उस मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुंची है? देखिए, कुलजमाती मीटिंग नई दिल्ली में होने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान खुसूसन पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी के जो इस वक्त दूरियां मरकज के साथ बनी है, हो सकता है कि कुछ माहौल इस तरह का पैदा हो सके
लेकिन दिल्ली वापसी के बाद डिलिमिटेशन कमीशन या हदबंदी कमीशन की टीम से न मिलने के बाद इत्तेफाक देख लीजिएगा कि अगले ही दिन नोटिस आ जाता है, जिसके बाद पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन से न मिलने का ये शाखसाना उन्हें उठाना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला को भी मादर मेहरबान की बरसी पर यह सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने इस पर कोई रायजनी नहीं की कि उनकी वालिदा को तलब किया जा रहा है। जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन से न मिलने के बाद उनका दौरा जम्मू शुरू हुआ और दौरा जम्मू के बाद जब वापस श्रीनगर पहुंची तो 14 जुलाई सुबह 11 बजे इसी दरवाजे के अंदर उन्हें अंदर तलब किया गया था। लेकिन अभी तक चूंकि पार्टी ज़राए ने लगातार बयान दिए कि ये वही बदला है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन में उन्होंने न मिलने का एक फैसला किया था। लेकिन अब दो तरह के ख्यालात हैं। एक कि पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती तहरीरी तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को आगाह करेंगे कि गुलशन आरा मुफ्ती जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर आ पाई हैं, और उनकी तबीयत और बाकी मामला उम्र की भी बात चल रही है कि उनके एज को लेकर भी कुछ सियासत हुई थी। और पीएचडी ने भी पहले अपना स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह से इस उम्र में और साबिक उम्र से जो मुल्क के रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, उनकी अहलिया को यहाँ पर तलब करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs जो है, एतमाद साजी के इकदाम है, इन्हें ठेस पहुंच सकता है। लेकिन चूंकि एक अलग मामला है, दूसरा मामला यह कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इससे पहले पीटीपी सदर को तलब किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया, बड़े सीनियर लीडरान को, कदावर लीडरान को तलब किया था, और पूछताछ का जो मामला था वो कहीं ना कहीं चल चुका है। और इसी बीच में एक गाड़ी जो है आप देख पाएंगे कि बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के नजदीक पहुंची है, लेकिन इसमें हो सकता है कि वो अफसरान हों जिन्होंने अंदर तलबी वगैरह कर दी है। माहौल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है कि क्या इस वक्त गुलशन आरा मुफ्ती यहाँ पहुंचती है या नहीं, या पीडीपी तहरीरी तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिखेंगे कि यहाँ आने की वजूहत या ना आने की वजूहत जो है उसमें तहरीर किए जा सकते हैं। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी में कौन आया है, कहीं गुलशन आरा ही इस गाड़ी में तो नहीं है, या कि फिर ईडी का कोई ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है? देखिए, मुझे जो लगा, क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि अभी जो इसमें लोग थे ये अफसरान ही थे, जो मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है कि जिन अफसरान को आज पूछताछ के लिए यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की वालिदा से सवालात वगैरह पूछते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और कुछ मामलात हैं। हालांकि जब गुलशन आरा मुफ्ती आएंगे तो उनके साथ जो VIP प्रोटोकॉल होगा सिक्योरिटी कवर का, वो एक अलग सा होता है। यानी अभी तक हम यही समझ पाए हैं कि आपके कहने के मुताबिक 11 बजे गुलशन आरा को यहाँ पर पहुंचना था। बाज़ जरा ये भी कहते हैं कि 11:30 बजे पहुंचना था, लेकिन दोनों हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गुलशन आरा अभी भी नहीं आई है। 15 मिनट से लेकर 45 मिनट का जो वक्त है वो ज्यादा हो गया। फिलहाल तजुमुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के हवाले से। ये थे सही तजुमुल जो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से सीधे बता रहे थे कि अभी तक भी गुलशन आरा यहां पर नहीं पहुंची है। अगर 11:30 बजे उनका टाइम था तो फिर भी लगभग 15 मिनट का टाइम जो है वो इजाफी हो गया है, तो उसका मतलब है वो नहीं आई है। और तजुमुल का मानना है कि दूर दूर तक भी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं जिससे ये पता चल जाए कि गुलशन आरा यहाँ पर आज ईडी की तलबी के बाद यहाँ पर आएगी। क्योंकि आपको याद ही होगा कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने यही कहा था कि उनसे बदला लिया जा रहा है, और साथ ही साथ PID की जानब से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें गुलशन आरा की ईडी की जानब से तलबी को जिदबाजी से भी ताबीर किया गया था, और यही कहा गया था कि इस तरह का अमल कभी भी या किसी भी सूरत में एक बड़ा और अच्छा CBM नहीं हो सकता है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं बडगाम की, क्योंकि बडगाम के अंदर दहशत है, खौफ है, चारों तरफ खौफ बिखरा है। मामद का इलाका, क्योंकि रात के जब भी यहाँ से कोई शख्स जो है चलता है तो उन्हें लिपर्ड का डर रहता है। क्योंकि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इसमें कुछ लिपर्ड्स यानी तेंदुए आपको नजर आएंगे। ये दरअसल एक वीडियो है जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है। 1-2 दिन पहले ही जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको देखा गया है, और माना जा रहा है कि इस तरह के नज़ारे इस इलाके में हैं और इन नज़ारों से खौफ बिखरा पड़ा है। यानी तेंदुए सड़क पर घूम रहे हैं और यहाँ से चलना किसी भी शख्स के लिए काफ़ी दुश्वार हो सकता है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान भी इन तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बडगाम के अंदर एक छोटी सी मासूम बच्ची तेंदुए की शिकार हो गई थी, और उसके बाद इलाके के कई एक इलाकों से जो तेंदुए हैं उनको पकड़ भी लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद तेंदुओं की यलगार इस इलाके में अभी भी नजर आ रही है। ये 2 तेंदुए
जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मामत का इलाका जो कि बडगाम से बिल्कुल करीबी इलाका है और उसके अकब में ही ये इलाका पड़ता है और यहाँ पर यानी टाउन के आसपास ये इलाका है। यहाँ पर तेंदुए इस कदर यहाँ पर घूम रहे हैं कि यहाँ से हर चलने वालों को खौफ पैदा हो जाता है। महकमा वाइल्ड लाइफ आकर क्या कर रहा है, क्या उनकी जानब से इकदाम उठाए जा रहे हैं? इससे पहले भी 2-3 इलाकों से तेंदुओं को पकड़ लिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी भी इनकी यलगार नजर आ रही है। लोगों के अंदर अभी भी खौफ जो है वो पाया जा रहा है। बशीर अहमद जो कि ब्लॉक ऑफिसर वाइल्ड लाइफ बडगाम है, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं और उनसे ही हम जानना चाहेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बशीर साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में तेंदुओं की काफी यलगार है, लोगों के अंदर काफी खौफ है। इससे पहले भी एक मौत वहां पर एक छोटी सी बच्ची की हुई है, उससे भी पूरा खौफ न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरे कश्मीर में देखा गया है। तो आपका डिपार्टमेंट क्या अभी तक इनको पकड़ने में कासिर है या आपकी नोट्स में ये काफी लेट आए हैं? सबसे पहले हमारी आपको सलाम सर। हेलो सर। जी 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 बताएं सर, मेरी बात आ रही है सर? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज हमारे पास पहुंच रही है। जी सर, सबसे पहले हमारी सलाम सर आपको सर। हेलो सर। जी बशीर साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरी बात है सर, जो पहले ही आपको जो मालूम है बखूबी से वाकिफ है कि 3 जून को जो सानिया हुआ है, ये बच्ची हमारी बच्ची अपने हाथ धो बैठी जान से। तो 2011 से हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहते रहे कि मेहरबानी करके जो ये नर्सरी है उमपोरा हाउसिंग कॉलोनी के पास, इसकी सफाई की जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक हरकत में नहीं आ गई जब तक ये नुकसान हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई, लेकिन जब पहले वो हमारी बच्ची हमसे जुदा हो गई जी। अच्छा, इसका हमको सबको बहुत बहुत दुख है। क्या कुछ करना चाहिए, कैसे इनको पकड़ा जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ करना होगा? जी सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर। जो अब बाकी इलाका है, मोहम्मद है, पाटवाव है, राजमन है, छून है, पुर है, जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज है जी, लोगों ने अपने जमीन को इतना घना जंगल बनाया है कि कहने की बात नहीं जी। वहाँ नजर डालने को भी लोग डर रहे हैं। 1-2 बार हम उधर गए पकड़ने के लिए, लेकिन उस टाइम बिल्कुल किलिंग परमिशन था। लेपर्ड को अगर लेपर्ड कहीं मिले तो उसको किलिंग परमिशन ऑलरेडी इशू हुआ था। नहीं, आप कहने से क्या मुराद हो सकता है? लोगों ने घना जंगल बनाया है, उसका मतलब यही है कि प्लांटेशन रोक दें? नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने बेकार रखा है जमीन, उसमें झाड़ियां आ गए। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्लांटेशन रोकें जी, बिल्कुल उन्होंने वो जमीन बेकार रखा है, उसमें झाड़ियां आ गई, बिल्कुल घना जंगल बन गया वो जी। उसमें जानवर को बैठना बिल्कुल जंगल की नस्बत बहुत आसान लगता है जी, क्योंकि वो उसे शाम को बाहर निकलता है और कोई ना कोई जानवर, कुत्ता, शैकाल वगैरह पकड़ के लाता है और उसको आसानी होती है अपना फूड ढूंढने में। अगर लोग इसमें एफर्ट नहीं लेते हैं तो क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस हवाले से कार्रवाई करे? बिल्कुल, हम लोगों को घर घर जाके बोलते हैं, मेहरबानी करके आपकी कोऑपरेशन हमको 100% जरूरत है जी। मेहरबानी करके हमको अपना दाएं बाएं जो आपने बेकार जमीन रखा है, मेहरबानी करके इसकी सफाई करो। हमने ये मसला डीसी साहब की नोटिस में भी लाया, उसको हमने 1 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए टाइम मांगा है जी। अब हमको इंतजार है कि वो हमको टाइम दे दें। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सारे अफसरानी बाला है, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, बाकी म्यूनिसिपलिटी के अफसरान बाला हो, उनको हम दावत दे देंगे। और जो पंचायत बॉडी, इन गाँव के सारे पंचायत बॉडी है, उनको हम वहाँ दावत दे देंगे। चलिए बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तासुरात देने के लिए। यानी बहुत कुछ अब लोगों को भी करना है। महकमा वाइल्ड लाइफ जो है अपनी जिम्मेदारियां तो अपनी जगह, लेकिन उनका मानना है कि लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जहां पर लोग जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हर इंडिविजुअल को कन्विंस करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये एक आम बात है कश्मीर के अंदर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को कन्विंस करना किसी भी चीज के लिए बहुत मुश्किल भी है। लेकिन क्या डिपार्टमेंट इसके बाद भी कुछ कर सकता है? अब डिपार्टमेंट ही देख लेगा। चलिए अगली खबर में हम बात करेंगे ट्रेन सर्विस की, क्योंकि ट्रेन सर्विस जो इससे पहले बानिहाल से बडगाम तक चलाई जा रही थी, अब बडगाम से इसे बारामूला तक चलाया जा रहा है। यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है और बडगाम से बारामूला तक या बारामूला से बानिहाल तक आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए इसे सहूलियत तस्वुर किया जाता है। और इन लोगों का मानना है, इन मुसाफिरों का मानना है कि अगर वो गाड़ी से ये सफर करते थे तो उनका किराया काफी बढ़ जाता था। आज की डेट में जब महंगाई है, जब कमाई कुछ नहीं है, तो उसमें ट्रेन सर्विस का बहाल होना
उनके लिए काफ़ी मुफीद है, काफ़ी कारआमद है। और इस हवाले से इन लोगों ने कहा है कि उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा भी आया हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर आज बडगाम से ही इस ट्रेन सर्विस को बहाल किया जा चुका है। इससे पहले बडगाम तक ये बहाल थी, यानी बडगाम से बानिहाल तक रेल सर्विस चल रही थी। वक्फे से अब इसे बानिहाल से लेकर बारामूला तक चलाया जा रहा है और लोग रेल चलने से काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। यानी कि लोग घर से निकलते भी थे, जिनको कोई ज्यादा काम भी होता था वो भी नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि जैम लगता था हर वक्त और पैसा ही बढ़ा देते थे। जो सोमो सर्विस है उन्होंने 300-300 रुपये भी लिया, यहाँ से सिंधर तक 400-400 भी लिया। तो जो ट्रेन है इसका ये एक फायदा है कि ये 30 रुपये या 40 रुपये में बनिहाल पहुंचा देती है। ये बड़ी एक बचत है और ये एक किस्म का गरीब रात है। जो ट्रेन है ये गरीब रात है, इसमें लोगों का जो गरीब आदमी है उसका बहुत फायदा है। मेरा नाम संजम कौर है और हमें बारामूला से काजीगुंज जाना है। बेसिकली हम जम्मू के हैं। यहाँ पे हम ऐसे घूमने के लिए आए थे, तो ट्रेनें आज चल रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी सारे काम थे वो वापस न्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। हमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। हम अपने प्रोटोकॉल्स लेके हमें मतलब पूरा बेनिफिट मिलेगा कि और हमें ट्रेनें चल रही हैं। और फिर हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे जो स्टेट का जीडीपी है या इकोनॉमिक लेवल है वो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हर 1 मिनट में 11 लोगों की भूख से मौत हो रही है? ये दुनिया के अंदर का डेटा हम बता रहे हैं। हर 1 मिनट के अंदर तकरीबन 11 लोगों की मौत हो रही है और हिसाब से अगर 24 घंटों का हिसाब लगाया जाए तो आपको पता चल सकता है कि इन अमवात की तादाद कितनी होगी। ये सिर्फ भूखमरी से है, और भी कई रीजंस हो सकते हैं मरने के। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में मरने वालों की तादाद भी काफ़ी बढ़ रही है और 1 साल के अंदर ही इस भूखमरी के जो एदाद शुमार है उसमें इजाफा हो गया। दरअसल ऑक्सफाम एक ऐसी तंजीम है जो वर्ल्ड लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है और वो जो गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रही है, उन्हीं की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर तकरीबन 1 मिनट के अंदर 11 अमवात होती है। पेश इस पर हमारे साथी आसिफ रशीद की ये रिपोर्ट। भूख से मर रही है दुनिया। वबाई सूरत-ए-हाल ने भूखमरी में किया इजाफा। हर मिनट में 11 लोगों की भूख से हो रही मौत। ऑक्सफेम की सालाना रिपोर्ट में डरावना इंकिशाफ। एक ही साल में बढ़ गया भूखमरी का ग्राफ। गजाई बहरान से करोड़ों लोगों की मौत का खदशा। गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीम ऑक्सफेम ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया भर में भूख से हर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है। ऑक्सफेम ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि दुनिया में 15 करोड़ 50 लाख अफराद गजाई अदम तहफ्फुज के बहरान की सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 20 मिलियन ज्यादा है। गुर्बत के खिलाफ सरगर्म अमल तंजीम ऑक्सफेम की रिपोर्ट में बताया गया कि 11 लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि आलमी सतह पर कहत जैसे हालात का सामना करने वालों की तादाद में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 6 गुना इजाफा हुआ है। ऑक्सफेम अमेरिका के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबी मैक्समैन ने कहत साली कोरोना वबा से ज्यादा हलाकत खेज करार दी। गजाई किल्लत से हलाक होने वाले हर एक शख्स को नाकाबिले बयान मसाइब से गुजरना पड़ता है। तहकीकी रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज में भी इस जानिब तवज्जो दिलाई गई है कि गजाई किल्लत के शिकार ममालिक में 2/3 को कहत साली का सामना मुल्क की मौजूदा फौजी तनाजू या इक्तदार की कशमकश की वजह से करना पड़ रही है, जिनमें इथोपिया, मुडगास्कर, जुनूबी सूडान और यमन जैसे ममालिक शामिल हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान, वेनेजुएला और यमन में इक्तदार की कशमकश के दौरान बिलखुसूस बच्चों की गजाई किल्लत पर इजहार तशवीश किया गया है। आलमी बरादरी से मुतालिबा किया गया है कि दुनिया में तमाम इंसानों को बुनियादी जरूरियात के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने के हक की फराहमी के लिए इकदामात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इससे पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी कि कोरोना वायरस इस साल भी तकरीबन 13 करोड़ और लोगों को भूखमरी की तरफ धकेल सकता है। दुनिया में भूखमरी के दहाने पर पहुंचे लोगों की तादाद गुज़श्ता सालों के मुकाबले में तकरीबन 1 करोड़ बढ़ गई है।
ये खौफनाक अंदाजा दुनिया में गजाई तहफ्फुज और गजाइयत की सूरत हाल के मद्देनजर हालिया रिपोर्ट में सामने आया है। इसको तैयार करने वाली यूएन की 5 एजेंसियों की जानिब से सालाना रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दस्तयाब दुनिया की इक्तसादी सूरत हाल पर मबनी ये इब्तदाई अंदाजे बताते हैं कि वबा की वजह से 2020-21 में गजाई किल्लत की फहरिस्त में 8.3 करोड़ से 13.2 करोड़ का इजाफा हुआ है, जिससे एक बड़ी तादाद लोगों की जुड़ी है। यूएन एजेंसियों के अंदाजे के मुताबिक 2019-20 में तकरीबन 69 करोड़ लोग भूखमरी की जद में रहे, जो पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 9% हिस्सा है। साल 2018 से इसमें तकरीबन 1 करोड़ जबकि साल 2014 से तकरीबन 6 करोड़ का इजाफा दर्ज किया गया। रिपोर्ट बताती है कि दहाइयों तक लगातार गिरावट के बाद साल 2014 से भूखमरी के आदादोशुमार में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हुआ, जो अब तक जुलाई 2021 तक जारी है। फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत ने मुश्तरका तौर पर तैयार की रिपोर्ट में कहा कि ऊंची कीमतों और खर्च बर्दाश्त करने की कुव्वत न हो पाने की वजह से करोड़ों लोगों को सेहतमंद और अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है। भूखमरी का शिकार लोगों की सबसे ज्यादा तादाद एशिया में है, लेकिन अफ्रीका में भी इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में अंदाजा किया गया है कि साल 2020-21 में वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियों और इक्तसादी बहरान से 8 से 13 करोड़ लोग भूखमरी का सामना कर सकते थे, जो आज के वक्त में सही साबित हुआ है। आलमी वबा कोविड-19 से भूखमरी का खात्मा करने पर मबनी पायदार तरक्याती एजेंडे का दूसरा हदफ शुकूक व शुबहात के घेरे में आ सकता है। एशिया में सबसे बड़ी तादाद तकरीबन 38 करोड़ लोग गजाई किल्लत का शिकार है, जबकि अफ्रीका में 25 करोड़ लोग, इसके बाद लैटिन अमेरिका में कैरिबियन खित्ते में 4 करोड़ 80 लाख लोग इसके शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के मुताले के मुताबिक लगभग 3 अरब लोगों के पास अपने लिए सेहतमंद ग़िज़ा को यकीनी बनाने के लिए वसाइल ही नहीं है। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि अफ्रीका और जनूबी एशिया में 57% आबादी के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन शुमाली अमेरिका और यूरोप समेत एशिया तक दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इससे अलग नहीं देखा जा सकता है, जहां पर भूखमरी का ग्राफ सिर्फ 1 साल के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 33% बच्चे छोटे कद और बेहतर नशोनुमा न हो पाने के शिकार थे, जबकि मोटापे की परेशानी भी एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर रही है, जिस वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा ऑक्सफैम की सालाना रिपोर्ट में भी हुआ है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजोई को पूरी टीम के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।